ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रेश, वापस एक बार रिपीट करता हूँ. सो टॉपिक इज इनकम फ्रॉम सैलरी. हर एक हेड जो भी है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, हर एक हेड में बेटा पर्टिकुलर बेसिस ऑफ चार्ज है, मतलब कंडीशंस है. अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होएगा तो इनकम सैलरी हेड में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा. सो जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग होना चाहिए, ओनरशिप होना चाहिए, एंड ओन बिजनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए. अदर सोर्सेज में 1 to 4 एड्स में नहीं फॉलो होना चाहिए, एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, तो वहां पे टैक्सेबल होएगा. सिमिलरली इनकम सैलरी में टैक्सेबल तभी होएगा जब रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई इज दैट ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट. दैट इज एक आदमी दूसरे आदमी का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है. डज नॉट मैटर आपका सैलरी 1 करोड़ रुपया या 1 लाख रुपया है. सर्वेंट डज नॉट मीन्स लेबरर, सर्वेंट मीन्स यू आर बाउंड बाय द ऑर्डर ऑफ सम अदर पर्सन. सो अगर रिलेशनशिप मास्टर एंड सर्वेंट का है, दैट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, सो इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर सैलरी. हाउएवर कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस, सबका टैक्सेबिलिटी अलग अलग है. एग्जाम्पल बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेस बोलता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हो, कैश बेसिस पे या अक्रूवल बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको टैक्स पेएबल आएगा. सो अगर कैश सिस्टम फॉलो करता हूं तो पैसा जो ईयर में मिला, जो ईयर में गया, वो ईयर में रिकॉर्ड होएगा. मर्केंटाइल सिस्टम में अगर फॉलो करता हूं तो जो ईयर का इनकम एक्सपेंस है वो ईयर में रिकॉर्ड होएगा. बट सैलरी में आपके पास ये चॉइस नहीं है. इन केस ऑफ सैलरी, इनकम इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, विच एवर इज अर्लियर. ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, विच एवर इज अर्लियर. ऑलवेज रिमेंबर एंड प्लीज ये याद रखना, अगर एग्जाम में ऐसा बोला है ना कि सैलरी आइदर ड्यू और रिसीव, दोनों में से कुछ भी एंड ऑफ द मंथ हो जाता है, एंड ऑफ द मंथ हो जाता है, सो बेटा आपको दिमाग नहीं लगाना है. करंट 12 months विल बी टैक्सेबल इन करंट ईयर इटसेल्फ. सो अप्रैल 23 से मार्च 24 का सैलरी सेम ईयर में टैक्सेबल होएगा. आइदर ड्यू और रिसीव, दोनों में से कोई भी एंड ऑफ द मंथ एग्जाम में बोला है, मतलब करंट अप्रैल, करंट में, करंट मार्च, करंट में, टोटल 12 months विल बी टैक्सेबल. टोटल 12 months विल बी टैक्सेबल. बट अगर एग्जाम में ऐसा बोला है सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द 5th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ एंड इज रिसीव्ड ऑन द 7th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, अगर सैलरी ड्यू और रिसीव दोनों नेक्स्ट मंथ में हो रहा है, देन ऑलवेज रिमेंबर मार्च 24 का जो सैलरी है वो नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल होएगा, विच इज अप्रैल 24 में. एंड मार्च 23 का जो सैलरी है वो करंट ईयर में टैक्सेबल होएगा. So effective salary will be March 23 to February 24. अल्टीमेटली 12 महीने के सैलरी पे ही टैक्स आ रहा है, बट करंट वाला मार्च नेक्स्ट ईयर में जाएगा बिकॉज ड्यू और रिसीव नेक्स्ट ईयर में हो रहा है, और लास्ट वाला मार्च करंट ईयर में आएगा बिकॉज ड्यू और रिसीव करंट ईयर में हो रहा है. सो सिंपल दो बेसिस ऑफ चार्ज है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर होना चाहिए. अगर ड्यू या रिसीव दोनों में से जो भी सेम मंथ में हो गया तो दैट इज टैक्सेबल इन द सेम मंथ. 12 months विल बी 12 months. दोनों नेक्स्ट मंथ में हो रहा है तो करंट मार्च नेक्स्ट ईयर, लास्ट मार्च करंट ईयर. देन दो ऑप्शन है, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी एंड सरेंडर ऑफ सैलरी. सो गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बनाता है, सो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय के लिए, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए पॉलिसी बनाता है कि हम लोग को है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 था, सो कोविड-19 में गवर्नमेंट ने बोला कि सरेंडर ऑफ सैलरी करके एक पॉलिसी है. बेटा अगर सरेंडर ऑफ सैलरी में आप सैलरी अपना वेव ऑफ कर रहे हो, देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. फॉर एग्जांपल टीसीएस ने अपने एम्प्लॉय लोगों को ऑप्शन दिया कि कोविड में हम लोग को कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, तो जो एम्प्लॉय विलिंग है वो अपने एक दिन का सैलरी छोड़ सकता है. तो सपोज मेरे एक दिन का सैलरी 10,000 है, मैंने टीसीएस को अप्रूवल दिया, तो वो अप्रूवल के बाद टीसीएस मेरा 10,000 काटेगा, सारे एम्प्लॉय का 10,000 काटेगा और पे कर देगा. तो बेटा वो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी है, वो प्राइवेट कंपनी ने लॉ बनाया है, तो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल. मतलब आपको 10,000 नहीं भी मिला फिर भी आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा. बट अगर आपने सरेंडर ऑफ सैलरी किया अंडर गवर्नमेंट के रूल्स, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट. So foregoing is taxable, surrender is exempt. Surrender is under the law framed by the government and foregoing आप अपने आप से कर रहे हो. So पेयर एंड पे में रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होना चाहिए, ड्यू और रिसीव बेसिस जो भी अर्लियर है उसके ऊपर टैक्सेबल होएगा. ए फॉरगोइंग इज टैक्सेबल बट सरेंडर इज नॉट. नाउ सैलरी चैप्टर इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: सैलरी, अलावेंसेस एंड परक्यूजिट्स.
सैलरी मतलब जो आप ऑफिस में काम कर रहे हो उसके लिए पैसा मिल रहा है, या रिटायरमेंट लोगे उसके बाद पैसा मिलेगा, जैसे कि बेसिक सैलरी हो गया, बोनस एंड कमीशन हो गया, दोज आर फॉर्म ऑफ सैलरी। सैलरी के अलावा आपको एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कंपनी और दो एडिशनल पेमेंट देता है, वन इज अलावेंसेज एंड वन इज परक्यूजिट। अलावेंसेज और परक्यूजिट में डिफरेंस है, अलावेंसेज होता है फिक्स्ड पर मंथ एंड परक्यूजिट डिपेंड्स करता है एक्चुअल एक्सपेंस पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी ज्वाइन किया, कंपनी बोलता है सर ऑफिस से घर आने जाने का पैसा हम लोग 2,000 रुपया पर मंथ फिक्स देंगे। मैंने बोला सर मैं सामने वाली बिल्डिंग से वॉकिंग आऊंगा, बोलता है नहीं सर तो भी 2,000 देंगे। मैंने बोला सर मैं ना लॉन्ग डिस्टेंस से आऊंगा, मेरा एसी ट्रेन का पास होता है 3,000 रुपए का, बोला सर तो भी 2,000 देंगे। मैंने बोला सर ट्रेन से सेकंड क्लास में आता हूं 500 रुपया लगेगा, बोला सर तो भी 2,000 ही देंगे। सो अगर अमाउंट फिक्स्ड है पर मंथ, सो दैट इज कॉल्ड एज अलावेंसेस। मेरे को बोला सर 10,000 रुपया पर मंथ देंगे चाइल्ड एजुकेशन का, मैंने बोला सर बच्चे का फीस 1 लाख है, बोला सर तो भी 10,000 ही देंगे। बेटा वॉइस ब्रेक हो रहा है, अदर्स प्लीज कंफर्म। ओके बराबर है। सो अगर मैंने बोला कि सर मेरे बच्चे नहीं है, तो बोलता है सर तो भी 10,000 मिलेगा। मैंने बोला सर बच्चे लोग का फीस 1 लाख है, बोला सर तो भी 10,000 ही मिलेगा। मैंने बोला सर बच्चे लोग का फीस 2,000 है, तो बोला तो भी 10,000 मिलेगा। तो खर्चा करो मत करो, खर्चा ज्यादा करो कम करो, आपको फिक्स्ड मिलने वाला है 5,000 जो भी अमाउंट है, सो दैट इज कॉल्ड एज अलावेंसेस। ऑन दी अदर एंड परक्यूजिट ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट डिफरेंस ये है कि एक्चुअल एक्सपेंस पे डिपेंड करता है। सो कंपनी ने बोला है कि जो भी एम्प्लॉय के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, फी रिसिप्ट लाओ, अकाउंटेंट को दो, अकाउंटेंट पैसा दे देगा। तो अगर मेरे बच्चे नहीं है तो वो पढ़ने नहीं जाते हैं, मुझे पैसा नहीं मिलेगा। दूसरे एम्प्लॉय के बच्चे हैं, उनका फीस 50 है तो उसको 50 मिलेगा, किसी का 1 लाख है तो 1 लाख मिलेगा। तो परक्यूजिट डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड अलावेंसेस आर ऑलवेज फिक्स्ड पर मंथ। बराबर है। मैं सामने वाले घर से वॉकिंग आने वाला हूं तो मेरे को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, कार से आऊंगा तो पेट्रोल का पैसा देगा, टैक्सी किससे आएगा तो कैब का पैसा देगा, ट्रेन से आएगा तो ट्रेन का पास देगा। दैट इज कॉल्ड एज परक्यूजिट। सो परक्यूजिट सबको मिलेगा जरूरी नहीं है, प्लस परक्यूजिट डिपेंड करता है एक्चुअल एक्सपेंस पे, बट अलावेंसेस फिक्स होता है पर मंथ। So you have income by way of salary, income by way of allowances and taxable value of perquisite। तीनों का कंबाइंड आंसर आएगा ग्रॉस सैलरी। एंड सैलरी में से सिर्फ 3 डिडक्शन अलाउड है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मैक्सिमम 50,000 है। सो अगर ग्रॉस सैलरी 70 है तो डिडक्शन 50 का ले सकते हो, बट अगर ग्रॉस सैलरी 40 है तो यहाँ पे डिडक्शन सिर्फ 40 का मिलेगा। इट्स नॉट फ्लैट, इट्स मैक्सिमम 40,000। इतना पॉइंट समझा है? ओके। प्लस प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलावेंसेस का डिडक्शन मिलेगा। बेटा प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन तभी मिलने वाला है व्हेन इट इज पेड एंड इट इज पेड बाय द एम्प्लॉई। व्हेन इट इज पेड एंड पेड बाय द एम्प्लॉई। सो अगर प्रोफेशनल टैक्स आउटस्टैंडिंग है तो डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया तो उसका इफेक्ट 0 आएगा। आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन स्टाइल में बताना है, बाकी इफेक्ट इज 0। मैं अगर मेरा प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहा हूं तो डिडक्शन अवेलेबल है, तो डिडक्शन अवेलेबल है। बट अगर मेरा प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए। तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉयर ने अगर प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो उसका फर्स्ट इफेक्ट होएगा आप अपने सैलरी में ऐड कर दो, और सेकेंड इफेक्ट होएगा डिडक्शन में वापस से माइनस कर देना। तो पहले सैलरी में ऐड किया फिर डिडक्शन में माइनस किया, सो नेट इफेक्ट 0 हो गया। सो प्रोफेशनल टैक्स सिंपली मींस पेड एंड पेड बाय द एम्प्लॉय होना चाहिए। अगर आउटस्टैंडिंग है तो इट इज नॉट अलाउड, एंड इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर सो देयर विल बी 2 इफेक्ट्स। वन विल बी इनकम फ्रॉम सैलरी में पहले ऐड होएगा और उसके बाद आपको वापस से लेस करना पड़ेगा। इतना पॉइंट क्लियर है? ओके फाइन। चलो आंसर बोलना ना प्लीज। सैलरी का फॉर्मेट क्या था, कोई बोलेगा प्लीज? मैं फॉर्मेट कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ ये रट्टा मारने के लिए मैं बोल रहा हूं। सैलरी, अलावेंसेस, परक्यूजिट, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा, उसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 माइनस करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन मैक्स 50 है,
प्रोफेशनल टैक्स पेड एंड पेड बाय एम्प्लॉई है तो डिडक्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। पेड एंड पेड बाय एम्प्लॉई होना चाहिए, एम्प्लॉयर ने पे किया तो दो इफेक्ट सैलरी में ऐड करो फिर लेस करना, अल्टीमेटली जीरो हो गया। एंटरटेनमेंट अलावेंसेस डिडक्शन मिलेगा ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो आप माइनस नहीं करोगे, प्राइवेट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो सैलरी में ऐड होएगा बट माइनस नहीं होएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होएगा तो ऐड भी होएगा लेस भी होएगा। प्लीज रिमेंबर एंटरटेनमेंट अलावेंसेस विल ऑलवेज हैव टू इफेक्ट। कोई सुन रहा है क्या? विल ऑलवेज हैव टू इफेक्ट। हाँ, आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन मिलेगा करंट ईयर में पेड है तो। सो लास्ट 2 साल का पेमेंट अगर करंट ईयर में किया तो पूरा एक साथ आपको मिल सकता है। सो एंटरटेनमेंट अलावेंसेस फर्स्ट इफेक्ट आप सैलरी में ऐड करो, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों एम्प्लॉय के लिए, बिकॉज बेटा पैसा पहले आपको मिल रहा है तो इसलिए अपन ने ऐड किया। फिर बाद में आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए माइनस कर सकते हो, नॉन गवर्नमेंट के लिए माइनस नहीं कर सकते हो। बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कितना माइनस कर सकते हो? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट अलावेंसेस मैक्सिमम ₹5,000 and 1/5 of basic salary whichever is lower. Actual amount received maximum 5,000, 1/5 of basic salary whichever is lower. बस इन लोग पहली बात तो नॉन गवर्नमेंट है तो ऐड होएगा बट लेस नहीं होएगा, गवर्नमेंट है तो ऐड होएगा लेस भी होएगा। लेस कितना होएगा? एक्चुअल अमाउंट 5,000 और 1/5 ऑफ बेसिक विचएवर इज लोअर। यहाँ पे सैलरी में सीधा बेसिक सैलरी दिया है तो डीए वीए कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं है, जो भी दिया है बेसिक का 1/5 लेने का है, सिंपल एज दैट। सो सैलरी में रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होना चाहिए। सैलरी में ड्यू और रिसीव बेसिस जो भी अर्लियर है उसके ऊपर टैक्सेबल होएगा। सैलरी विल बी टैक्सेबल अगर ड्यू और रिसीव दोनों में से कोई भी करंट मंथ में हो गया तो 12 महीना करंट का 12 महीना। बट अगर ड्यू एंड रिसीव दोनों नेक्स्ट मंथ में हो रहा है तो करंट मार्च नेक्स्ट में जाएगा, लास्ट मार्च करंट में आएगा। फॉरगोइंग इज टैक्सेबल, सरेंडर इज एग्जेम्प्ट। सैलरी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सैलरी अलावेंसेस परक्यूजिट, टोटल विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस। ग्रॉस में से डिडक्शन माइनस होएगा अंडर सेक्शन 16। कौन सा डिडक्शन है? स्टैंडर्ड मैक्सिमम 50,000, प्रोफेशनल टैक्स मस्ट बी पेड एंड पेड बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने पे किया तो एग्जाम में आपको 2 इफेक्ट देना पड़ेगा। कौन सा 2 इफेक्ट देना पड़ेगा? पहले ऐड करो फिर बाद में लेस करेंगे। अगर एंटरटेनमेंट अलावेंसेस है तो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस नॉन गवर्नमेंट दोनों में ऐड होएगा, फिर नॉन गवर्नमेंट में माइनस नहीं होएगा, गवर्नमेंट में माइनस होएगा। बेटा कितना माइनस होएगा? एक्चुअल अमाउंट मैक्सिमम 5,000 और 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लोअर। बराबर है। नेक्स्ट मूविंग अहेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलरी। चलो अब बेटा सैलरी में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी कौन सा है? एकदम सिंपल है। सैलरी 2 टाइप का होता है, प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट। तो जब आप कंपनी में काम कर रहे हो और काम करने के साथ साथ आपको सैलरी मिल रहा है, सो एवरी सैलरी इज टैक्सेबल, मोस्टली एवरीथिंग इज टैक्सेबल। बट अगर रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ सैलरी मिल रहा है जैसे कि पेंशन, ग्रेचुटी, तो एग्जेम्पशन पॉसिबल है। सो सैलरी अलावेंसेस परक्यूजिट में सैलरी में बेसिक सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल, एडवांस सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल, अरियर्स ऑफ सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल, bonus and commission is always taxable. Everything normally received before retirement is taxable. तो basic salary is taxable. However बेटा एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको नेट बेसिक सैलरी दिया होता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको अदर सोर्सेज में नेट विनिंग्स दिया है तो ग्रॉस करना है, नेट इंटरेस्ट दिया है तो ग्रॉस करना है। पूरे इनकम टैक्स में कहीं पे भी नेट अमाउंट दिया उसको ग्रॉस अप करना जरूरी है। सो अगर नेट बेसिक सैलरी दिया है तो उसमें से जो जो माइनस किया है आपको सब चीज ऐड करना पड़ेगा और फिर ग्रॉस पे आ जाएगा। ऐसे रीड करो प्लीज। नेट से अपने को ग्रॉस पे आने का है। अब क्या क्या ऐड करना है, दिस आर जस्ट एन एग्जांपल। अगर सैलरी में से पीएफ डिडक्ट हुआ है, एलआईसी प्रीमियम डिडक्ट हुआ है, लोन इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हुआ है, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है, जो जो माइनस हुआ है सब चीज प्लस करो एंड दैट विल गिव यू अ ग्रॉस सैलरी। सो बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल बट इट हैज टू बी ग्रॉस बेसिक नॉट नेट बेसिक। नेट एग्जाम में दिया तो आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। वॉलेंट्री रिटायरमेंट पेमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट पेमेंट,
वॉलेंट्री रिटायरमेंट पेमेंट मीन्स व्हाट बेटा, प्री डिसाइडेड नहीं था। तो अगर सपोज मेरे को बोला था कि आपको पर मंथ इतना इतना सैलरी मिलेगा, फिर सपोज कोई स्टूडेंट को रैंक आ गया और इन लोग ने वॉलेंट्रीली पैसा दे दिया, मैं बोनस की बात नहीं कर रहा हूं, गिफ्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं था, बोनस प्री डिटरमाइंड होता है, रेंज होता है कि 0.5 से 5 बोनस मिलेगा, अमाउंट फिक्स नहीं होता है बट रेंज होता है। बट वॉलेंट्री पेमेंट इज समथिंग जो आपको बिना एग्रीमेंट के पार्ट के उन लोग ने पे कर दिया, सो दैट इज अगेन फुल्ली टैक्सेबल। एवरीथिंग रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर विल बी फुल्ली टैक्सेबल। सो बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, वॉलेंट्री पेमेंट फुल्ली टैक्सेबल, बट वॉलेंट्री पेमेंट मेरे मरने के बाद मेरे फैमिली मेंबर को मिल रहा है, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। बराबर है। सो डेथ ऑफ एम्प्लॉय पे विडो ऑफ एम्प्लॉय को मिल रहा है, सो दैट विल बी एग्जेम्प्ट। या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिल रहा है अपॉन डेथ और इंजरी, सो दैट विल अगेन बी एग्जेम्प्ट। सो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में काम कर रहा था, मेरा सपोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हाथ कट गया, इंजर हो गया, गवर्नमेंट ने वॉलेंट्री एक्स ग्रेशिया पेमेंट दिया, दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट, that will be fully exempt. So voluntary payment are taxable, but upon death पे विडो को मिल रहा है तो exempt है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक्स ग्रेशिया पेमेंट डेथ या इंजरी पे मिल रहा है तो exempt है। एडवांस सैलरी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, बिकॉज एडवांस ड्यू बाद में होगा, रिसीव पहले हो जाएगा। अरियर्स ऑफ सैलरी अगेन टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, अगर प्रीवियसली टैक्सेबल नहीं था तो। एंड बोनस एंड कमीशन अगेन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। बेटा बेसिकली बाव सैलरी करके आपको मिलता है, बी मतलब बेसिक सैलरी टैक्सेबल, बी मतलब बोनस एंड कमीशन टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, ए मतलब एडवांस सैलरी, ए मतलब अरियर्स ऑफ सैलरी, दोनों टैक्सेबल है इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। वॉलेंट्री पेमेंट टैक्सेबल, बट वॉलेंट्री पेमेंट डेथ पे मिल रहा है या तो इंजरी पे एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिल रहा है, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। अब ये एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए देता है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, मतलब सैलरी के अगेंस्ट बॉस ने एडवांस मतलब लोन दिया है, लोन अपना इनकम नहीं होता है बेटा, सो लोन इज नेवर टैक्सेबल, लोन इज नेवर टैक्सेबल। इज दैट मच क्लियर, यस और नो? बराबर है। सो दैट इज क्लियर, ओके फाइन। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आपको जो भी सैलरी मिल रहा है दैट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल एंड दैट इंक्लूड्स बाउ सैलरी। अब बेटा रिटायरमेंट के बाद क्या मिल रहा है पहले नहीं पढ़ेंगे, अलावेंसेस और परक्यूजिट्स पहले पढ़ेंगे। अलावेंसेस ऑलवेज 4 पार्ट में डिवाइडेड है, अलावेंसेस ऑलवेज 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है ही, दूसरा पार्ट है टीसी उधर, तीसरा पार्ट है टू सीए एंड चौथा पार्ट है एनी अदर। बराबर है, ही, टीसी उधर, टू सीए, एनी अदर। अलावेंसेस जब भी आएगा ऑलवेज ट्राई टू क्लासिफाई इन बिटवीन दिस पार्ट। ही मतलब हाउस रेंट अलावेंसेस, ई मतलब एंटरटेनमेंट अलावेंसेस। बेटा एंटरटेनमेंट अलावेंसेस ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, पहले सैलरी में इंक्लूड करना है, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को माइनस करना है, नॉन गवर्नमेंट को माइनस नहीं करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना माइनस करेगा, 5000 और 1/5 मतलब 20% ऑफ बेसिक सैलरी और एंटरटेनमेंट अलावेंसेस एक्चुअली रिसीव्ड विच एवर इज लोअर। बराबर है, विच एवर इज लोअर। ओके, ही मतलब हाउस रेंट अलावेंसेस, पहले तो ना यार ये सब आता होगा लोगों को, बट मेन पॉइंट कहां पे मिस्टेक होता है। पहला पॉइंट है बेटा एचआरए एग्जाम तभी होएगा जब आप एक्चुअल में रेंट पे कर रहे हो, एक्चुअल में रेंट पे कर रहे हो। सो अगर मैं अपने खुद के घर पे रहता हूं या मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूं जिनको मैं कोई रेंट पे नहीं कर रहा हूं, सो अगर मैं अपने खुद के घर पे रह रहा हूं या ऐसे घर पे रहता हूं जहां पे मैं रेंट पे नहीं कर रहा हूं, तो वो वाला एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तो एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सिमिलरली एग्जेम्पशन अवेलेबल है ओनली फॉर द पीरियड फॉर विच रेंट इज पेड, मतलब मेरे को कंपनी ने पूरे 12 मंथ्स का एचआरए दिया है, कंपनी का पॉलिसी है वो पूरे 12 महीने का एचआरए देती है। बट बेटा मैं 8 महीना अपने घर पे था, फिर बाद में मैंने घर भाड़े से लिया 4 महीने के लिए, तो जो 4 महीने का रेंट है सिर्फ उतने का एग्जेम्पशन मिलेगा, 8 मंथ्स के लिए एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है। इज दैट मच क्लियर? एचआरए में एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब आप एक्चुअल में रेंट पे कर रहे हो, एंड एग्जेम्पशन भी उतने पीरियड के लिए मिलेगा जितने पीरियड के लिए आपने एक्चुअल में रेंट पे किया है।
सो अगर आपने रेंट 6 महीने के लिए पे किया तो एग्जेम्पशन 6 महीने के लिए, 4 महीना तो 4 महीने के लिए। अब रेंट एग्जेम्प्ट कितना होएगा एचआरए, एक्चुअल, हर फॉर्मूला फिक्स है बेटा, ऑलवेज स्टार्ट विद एक्चुअल अमाउंट रिसीव, फिर एक मैक्सिमम अमाउंट आएगा, फिर एक फॉर्मूला आएगा। सो अपने एंटरटेनमेंट में क्या था, एक्चुअल अमाउंट 5,000 और 1/5 ऑफ बेसिक। वैसे एचआरए में एक्चुअल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कंपनी टूवर्ड्स द रेंट, 50 और 40% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे एचआरए में प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम मॉनिटरी अमाउंट नहीं लिख सकते, बिकॉज घर का रेंट एरिया वाइज, सिटी वाइज, क्या बोलते हैं, लोकेलिटी वाइज चेंज होता रहता है। सो इसलिए इन लोग ने बोला अगर मेट्रो सिटी में आपको घर मिला है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, तो 50% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। आई रिपीट, एचआरए का एग्जेम्पशन मिलेगा ओनली व्हेन यू एक्चुअली पेज द रेंट एंड only for the period for which rent is paid. Exemption available will be 50% in case of metro city, 40 for non-metro. Actual amount received or rent paid -10%, whichever is lower. Always remember, HRA या 90% ऑफ फॉर्मूला में बेटा जब भी फॉर्मूला के अंदर सैलरी आता है तो सैलरी मींस बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस फिक्स परसेंटेज टर्नओवर कमीशन। फिक्स कमीशन नहीं है, इट इज फिक्स परसेंटेज टर्नओवर कमीशन है। सो सैलरी जब भी फॉर्मूला में आएगा इट इज बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस फिक्स परसेंटेज टर्नओवर कमीशन। आई रिपीट, ही में एच मतलब हाउस रेंट अलावेंसेस, ई मतलब एंटरटेनमेंट अलावेंसेस। एंटरटेनमेंट में पहले ऐड करना है फिर लेस करना है, ओनली फॉर गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट के लिए लेस नहीं करना है। एच मतलब हाउस रेंट अलावेंसेस। अब यहां पे टीसी उधर में बेटा एम्प्लॉयर का फायदा है। मेरे को ऑफिस के काम से मुंबई से दिल्ली लेक्चर लेने के लिए भेजा, उसके लिए जो अलावेंसेस मिल रहा है वो होता है ट्रैवलिंग अलावेंसेस। मेरे को मुंबई में लोकल ही भेजा, अंधेरी से बोरीवली, बोरीवली से कांदीवली, तो वो होता है कन्वेयंस अलावेंसेस। तो लोकल एरिया से बाहर जा रहे हो काम करने के लिए वो ट्रैवलिंग अलावेंसेस हो गया, लोकल एरिया में जो जा रहे हो उसके लिए पैसा मिल रहा है वो कन्वेंस अलावेंसेस हो गया। आपको यूनिफॉर्म अलावेंसेस मिल रहा है, डेली अलावेंसेस, हेल्पर अलावेंसेस, रिसर्च अलावेंसेस। टीसी उधर में टी इज ट्रैवलिंग, सी इज कन्वेंस, यू इज यूनिफॉर्म, डी इज डेली, एच इज हेल्पर, आर इज रिसर्च। बेटा ये सब में मैं ऑफिस के काम के लिए पैसा यूज कर रहा हूं। अगर कंपनी ने पूरे साल में 1,20,000 दिया है ट्रैवलिंग के लिए और मैंने 1,20,000 खर्चा कर दिया तो मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मेरे को कंपनी ने 1,20,000 दिया, मैंने 1,40,000 खर्चा किया तो अगेन मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मेरे को कंपनी ने 120 दिया, मैंने 100 रुपीज का खर्चा किया और 20 मेरे पॉकेट में डाला, सो दिस 20 विल बी टैक्सेबल। प्लीज रिमेंबर, टीसी उधर में सब चीज एग्जेम्प्ट है जितना ऑफिशियल पर्पस के लिए आपने स्पेंड किया है। अगर आप पर्सनल रीजन के लिए स्पेंड कर रहे हो तो कोई डिडक्शन नहीं है, ऑफिशियल पर्पस के लिए किया है तो डिडक्शन अवेलेबल है। और कितना डिडक्शन अवेलेबल है, जितने का खर्चा किया उतना डिडक्शन अवेलेबल है। आर यू गाइस देयर विथ मी? ओके, बराबर है, रिपीट करो बेटा घर पे बैठे बैठे। टी मतलब ट्रैवलिंग, सी मतलब कन्वेंस, यू मतलब यूनिफॉर्म, डी मतलब डेली, एच मतलब हेल्पर, आर मतलब रिसर्च। 120 मिला, 120 ऑफिशियल वर्क के लिए यूज किया, फुल्ली एग्जेम्प्ट। 120 मिला, 100 रुपीज ऑफिस के लिए यूज किया तो 20 रुपीज विल बी टैक्सेबल। बट 2CA में जितना गवर्नमेंट ने बोला है उतना एग्जेम्प्ट है, स्पेसिफाइड अमाउंट है। टी मतलब ट्राइबल एरिया अलावेंसेस, 200 पर मंथ एग्जेम्प्ट है। टी मतलब ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई अलावेंसेस, यार आधे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, ये मिलता है ड्राइवर और कंडक्टर्स को, और ये एग्जेम्प्ट होएगा ओनली व्हेन डीए नहीं मिल रहा है। एग्जेम्प्ट होएगा ओनली व्हेन डीए नहीं मिल रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे को ऑफिस के काम से भेजा है तो उसका जो खर्चा है वो ट्रैवलिंग या कन्वेंस होएगा ऑफिस के काम से। मैं अगर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आ रहा हूं, उसका जो पैसा मिलता है उसको कम्यूटेशन या दूसरा नाम है ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। कम्यूटेशन या ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल।
दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। सिर्फ ब्लाइंड और हैंडीकैप है तो आपको 3200 का एग्जेम्पशन मिलेगा। बेटा ऑफिस के काम से ट्रैवल करने का पैसा मिल रहा है, वो ट्रैवलिंग या कन्वेंस है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने का पैसा मिल रहा है, दैट इज कम्यूटेशन और ट्रांसपोर्टेशन, फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। हाउएवर ब्लाइंड और हैंडीकैप को 3200 पर मंथ का एग्जेम्पशन दिया हुआ है। सर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का मतलब, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई मतलब अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हो, उसके ड्राइवर या कंडक्टर हो, तो उन लोग को जो स्पेशल अलाउंसेस मिलता है वो एग्जेम्प्ट होएगा। जितना अलाउंसेस मिला उसका 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। आई रिपीट, T2CA में टी मतलब ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई अलाउंसेस, टी मतलब ट्राइबल एरिया अलाउंसेस। ट्राइबल एरिया में जाने के लिए 200 रुपए एग्जेम्प्ट है, ड्राइवर और कंडक्टर को 70% और 10,000 लोअर एग्जेम्प्ट। अंडरग्राउंड कोल माइंस में काम करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, अंडरग्राउंड अलाउंसेस 800 पर मंथ एग्जेम्प्ट है। चाइल्ड एजुकेशन 100 पर मंथ पर चाइल्ड, चाइल्ड हॉस्टल 300 पर मंथ पर चाइल्ड, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का एग्जेम्पशन मिलेगा। सो अगर अपने कंपनी में 65 रुपीज, सॉरी, अगर अपने कंपनी ने 50 रुपीज पर चाइल्ड पे किया है पर मंथ फॉर 4 चिल्ड्रन, बेटा एग्जेम्पशन कितना मिलेगा कमेंट करके बताना। 50 इंटू 4 चिल्ड्रन 200 हो गया, इंटू 12 मंथ 2400 कंपनी से मुझे मिला। नहीं, मेरे को टोटल एग्जेम्प्ट अमाउंट बताओ कितना आएगा। कंपनी 50 रुपीज दे रही है फॉर 2 चिल्ड्रन, फॉर 4 चिल्ड्रन 12 मंथ्स के लिए। कंपनी 50 रुपीज दे रही है फॉर 4 चिल्ड्रन 12 मंथ्स के लिए, तो एग्जेम कितना होएगा? रॉन्ग। एग्जेम कितना होएगा बेटा? 50 रुपया इंटू 12 मंथ्स इंटू 2 चाइल्ड बराबर है। सो बेटा जिसने 1800 लिखा है वो रॉन्ग है। 50 इंटू 2 100 रुपीज के हिसाब से 1200 का एग्जेम्पशन हो जाएगा। सो 100 रुपीज इज मैक्सिमम अमाउंट। 50 रुपीज अगर मिला तो एग्जेम 50 है, 120 मिला तो एग्जेम 100 है। 300 रुपीज इज अगेन मैक्सिमम अमाउंट। 300 से कम मिला तो एग्जेम्पशन कम होएगा, ज्यादा मिला तो 300 होएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? कमेंट मत करो, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। 2CA में टी मतलब ट्राइबल एरिया में जाने का 200 एग्जेम्प्ट है, अंडरग्राउंड जाने का 800 एग्जेम्प्ट है, चाइल्ड एजुकेशन 100 पर मंथ पर चाइल्ड, चाइल्ड हॉस्टल 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कम्यूटेशन अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, ब्लाइंड हैंडीकैप के लिए 3200 एग्जेम्प्ट है। अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके काम कर रहे हो, जैसे आप गैंगटॉक, सिक्किम, ये सब माउंटेन एरिया में जाके काम कर रहे हो, सो अगर 9000 फीट के ऊपर जाके काम कर रहे हो तो 1060 पर मंथ एग्जेम्प्ट है। 15,000 फीट के ऊपर जाके काम कर रहे हो तो 1600 पर मंथ एग्जेम्प्ट है बराबर है। सो हाई ऑल्टीट्यूड में 9000 टू 15,000 फीट है तो 1060, मोर देन 15,000 है तो 1600 पर मंथ इज एग्जेम्प्ट। सो 2CA में टी इज ट्राइबल एरिया, टी इज ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई, ये ड्राइवर कंडक्टर को मिलता है। इन लोग को एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब इन लोग के डीए रिसीव नहीं हो रहा है। और एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 70% और एक्चुअल विच 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर बराबर है। प्लीज रिमेंबर, ही टीसी उधर 2CA को छोड़ के अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अलाउंसेस मिल रहा है, एमपी एमएलए को अलाउंसेस मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है। बट ये बेटा एग्जाम में पूछेगा नहीं। एग्जाम में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछता है वो क्या है? अगर आउटसाइड इंडिया एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने आउटसाइड इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउंसेस दिया है, सो गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय को इंडिया के बाहर जाके काम करने के लिए अलाउंसेस दिया है तो वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट बेटा, अलाउंसेस इज पेड बाय हुम? गवर्नमेंट। अलाउंसेस आर पेड टू हुम? गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट, जिसको अपन बोलते हैं फॉरेन अलाउंसेस। सो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज एग्जेम्प्ट है,
एमपी एमएलए का अलाउंसेस जो भी मिलता है वो एग्जेम्प्ट है. हाउएवर एनी अदर अलाउंसेस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, नाइट शिफ्ट अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, जो भी नाम से दिया रहेगा, डियरनेस अलाउंसेस is always fully taxable. Are you guys there with me? बराबर है. सो ही, टीसी उधर, टू सी है, एनी अदर, इन ये चार अलाउंसेस कैटेगरी है. ही में एचआरए और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होता है. टीसी उधर में जितना खर्चा किया पूरा एग्जेम्प्ट होता है. ट्रैवलिंग कन्वेयंस यूनिफॉर्म डेली हेल्पर रिसर्च. 2CA में जितना गवर्नमेंट ने बोला है, ट्राइबल एरिया का 200, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय का 70% और 10,000 विच एवर इज लोअर, अंडरग्राउंड का 800 पर मंथ, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड हॉस्टल 100 and 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्स 2 चिल्ड्रन. फिर बाद में हाई ऑल्टीट्यूड 1060 1600 पर मंथ. अपार्ट फ्रॉम दैट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को मिल रहा है, एग्जेम्प्ट है. एमपी एमएलए अलाउंसेस मिल रहा है, एग्जेम्प्ट है. फॉरेन अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है. रेस्ट एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल. मेडिकल, डीए, टिफिन, ओवर टाइम, नाइट शिफ्ट, स्पेशल अलाउंसेस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस, एवरीथिंग विल बी टैक्सेबल. सो 3 पार्ट में टॉपिक डिवाइडेड है. सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स. सैलरी प्री रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट अपने को मिलता है. प्री रिटायरमेंट में बाव सैलरी पड़ा था, बेसिक टैक्सेबल, बोनस टैक्सेबल, एडवांस टैक्सेबल, अरियर्स टैक्सेबल, वॉलेंट्री पेमेंट भी टैक्सेबल है. अपार्ट फ्रॉम डेथ वाला एग्जेम्पशन है. अलाउंसेस में ही, टीसी उधर, 2CA और एनी अदर 4 पॉइंट में अपना ये चैप्टर डिवाइडेड था. बराबर है. नेक्स्ट एंड इजी एंड इंपॉर्टेंट ऑल टुगेदर, बेटा गवर्नमेंट बोलता है कि आप जब कंपनी से रिटायरमेंट लोगे तभी भी कंपनी कुछ बेनिफिट्स देगी, जैसे कि कंपनी आपको पेंशन देने वाली है. सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स रिटायरमेंट बेनिफिट. 3 मेन पॉइंट पढ़ा रहा हूं बेटा इसमें. पेंशन के लिए गवर्नमेंट बोलता है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आपको पर मंथ पेंशन मिल रहा है, पर मंथ पेंशन, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो टैक्सेबल, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो टैक्सेबल. सो अगर रिटायरमेंट लिया मैंने जनवरी से और उसके बाद मेरे को पर मंथ पेंशन मिलने लग गया, सो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. बट अगर मैं रिटायरमेंट लेने के बाद लमसम पेंशन ले रहा हूं तो बेटा लमसम पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है. प्लीज रिमेंबर एंड प्लीज ऑलवेज रिमेंबर. कोई सुन रहा है क्या? हाँ, आर यू गाइस देयर विद मी? बेटा प्लीज रिमेंबर एंड प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद लमसम पैसा नॉर्मली एग्जेम्प्ट होता है. और क्यों एग्जेम्प्ट होता है? बिकॉज उन लोग को जब पैसा मिलता है तो लिमिटेड अमाउंट मिलता है, उन लोग को ऐसे एडॉक बेसिस पे रैंडम अमाउंट नहीं मिलता है. बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे कोई पेमेंट करने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना. आज गवर्नमेंट रिलायंस को नहीं बोल सकता है कि तुम अपने एम्प्लॉय को इतना ही पेंशन दो. मिनिमम बोल सकता है बट मैक्सिमम नहीं बोल सकता है. सो कम्यूटेड पेंशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है, कम्यूटेड पेंशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है वो एग्जेम्प्ट है. बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो रिसीव हो रहा है वो टैक्सेबल होता है. हाउएवर अगर आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है, पेंशन भी मिल रहा है, ग्रेच्युटी भी मिल रहा है, पेंशन भी मिल रहा है, ग्रेच्युटी भी मिल रहा है, तो कम्यूटेड पेंशन 1/3 एग्जेम्प्ट है. और सिर्फ पेंशन मिल रहा है, ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है, तो हाफ एग्जेम्प्ट है. बेटा हाफ और 1/3 किसका लेना है? टोटल पेंशन का. हाफ और 1/3 किसका लेना है? टोटल पेंशन का. सो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, लमसम पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट है. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लमसम पेंशन मिल रहा है तो ग्रेच्युटी रिसीव्ड है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट है. ग्रेच्युटी रिसीव नहीं है तो हाफ ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट है. अब बेटा एग्जाम में ऐसा दिया रहेगा कि मिस्टर ए ने जनवरी से 60% पेंशन कम्यूट करवा लिया फॉर ₹5 लाख. सो अगर आपको कम्यूटेड पेंशन 5 लाख मिला है बट बेटा बोला है 60% पेंशन कम्यूटेड टू 5 लाख, मतलब जो 5 लाख है दैट इज 60% ऑफ टोटल पेंशन. सो 100% विल बी हाउ मच?
कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करो मत, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं। सपोज 100% अपने को आ रहा है 7 लाख, कुछ भी लिख रहा हूं, रैंडम अमाउंट रॉन्ग होएगा। तो बेटा 7 लाख का 1/3 या हाफ एग्जेम्प्ट है। ये जो एग्जेम्पशन बोला है वो कम्यूटेड प्लस अनकम्यूटेड नहीं, टोटल जिंदगी भर के पेंशन का बोला है। सो अगर एग्जाम में बोला है 60% ऑफ कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट या 60% ऑफ कम्यूटेड पेंशन इज 5 लाख, दैट मीन्स 5 लाख इज 60% इज जस्ट 5 लाख। तो 100% विल बी हाउ मच, जो भी अमाउंट आएगा उसका 1/3 और हाफ आपको लेना है। सो पर मंथ पेंशन फुल्ली टैक्सेबल, लमसम पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, लमसम पेंशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला ग्रेचुइटी के साथ मिला तो 1/3 ऑफ टोटल, अदरवाइज हाफ ऑफ टोटल। प्लीज रिमेंबर टोटल पेंशन आपको करना है बैकवर्ड या क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वैसे अमाउंट आएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट अप इज लीव सैलरी। बेटा आधे लोग को लीव सैलरी का मतलब ही नहीं पता रहता है। मेरे को कंपनी ने बोला है कि सर आप एक साल में लीव ले सकते हो से 25 डेज, तो लीव अलाउड वॉज 25 डेज। मैंने बेटा एक साल में, अज्यूम करो ना हर साल सेम लीव लिया, अज्यूम करो हाइपोथेटिकली मैंने लीव अवेल कर लिया है एवरी ईयर 10 डेज। सो मैंने 15 डेज जो कंपनी में एक्स्ट्रा काम किया है, अगर उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला, दैट इज कॉल्ड एज लीव सैलरी, दैट इज कॉल्ड एज लीव सैलरी। बेटा कंपनी में 25 दिन का छुट्टी अलाउड है, मैंने 25 का 25 दिन छुट्टी ले लिया, तो उसको पेड लीव्स बोलते हैं। वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा है, दैट इज पेड लीव्स। बट अगर आपको लीव अलाउड 25 था, आपने 10 डेज का लीव लिया, 15 डेज जो लीव नहीं लेने पे कंपनी ने एक्स्ट्रा पैसा दिया, दैट इज कॉल्ड एज लीव सैलरी। अगर कोई भी पेमेंट वाइल इन सर्विस मिल रहा है तो कंपनी बोलता है कि सर ईयर एंड पे आओ, जो छुट्टी बचा है उसका पैसा लेके जाओ। सो दैट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को मिला तो भी टैक्सेबल है, नॉन गवर्नमेंट को मिला तो भी टैक्सेबल है। बट अगर लीव सैलरी रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है, रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है, सो बेटा गवर्नमेंट का फिक्स रूल है, एग्जेम्प्ट होता है, बिकॉज उन लोग को पैसा लिमिटेड मिलता है। नॉन गवर्नमेंट में इट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ऑलवेज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। देन मैक्सिमम रुपीज 25 लाख, पहले 3 लाख था अभी 25 लाख है, बराबर है। और फिर फॉर्मूला आता है 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी और लीव क्रेडिट इंटू एवरेज मंथली सैलरी, विच एवर इज लोअर। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम 25 lakhs, 10 is fixed, 10 months है basically, into average monthly salary, leave credit into average monthly salary, whichever is lower. Sir, what do you mean by salary? Salary means basic salary plus DA in terms plus fixed percentage turnover commission. बेसिक प्लस वही सेम स्टैंडर्ड। बेटा एवरेज जब भी आएगा इट इज 10 मंथ्स का एवरेज, बट यहां पे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट है। सो लीव सैलरी में जब आप एवरेज लोगे, लीव सैलरी में अगर आपने रिटायरमेंट 15 दिसंबर को लिया है तो आपको 10 मंथ्स 15 दिसंबर तक का लेना है। वापस से बोल रहा हूं, एवरेज तो हमेशा 10 मंथ्स का ही होएगा, बट एवरेज 10 मंथ्स कौन से वाले लेने हैं, तो यहां पे प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट है। तो अगर आपने रिटायरमेंट 31 दिसंबर को लिया है तो दिसंबर को काउंट करना है फॉर 10 मंथ्स। तो दिसंबर, उसके पहले नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ऐसे करके 10 मंथ्स का एवरेज निकालना है। हमेशा पूरे इनकम टैक्स में अपार्ट फ्रॉम वन थिंग, फ्रैक्शन ईयर इग्नोर होता है। मतलब आपने 14 ईयर्स 3/4 ईयर कंपनी में काम किया था तो कंसीडर होएगा 14 ईयर्स काम किया। आपने 14 ईयर्स 11 मंथ काम किया है तो कंसीडर होएगा 14 ईयर्स काम किया है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके फाइन। देन पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट में जो इंपॉर्टेंट है अगेन दैट इज ग्रेचुइटी। सो वापस से रिपीट कर रहा हूं, पोस्ट रिटायरमेंट में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है पेंशन पर मंथ फुल्ली टैक्सेबल, लमसम गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट में 1/3 और हाफ ऑफ टोटल पेंशन। सेकेंड वॉज योर लीव सैलरी। लीव सैलरी में पहले तो लीव सैलरी का मतलब समझो एक्स्ट्रा पैसा मिलना इज योर लीव सैलरी।
रिटायरमेंट के पहले किसी को भी मिला फुल्ली टैक्सेबल, रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो एग्जेम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट में एक्चुअल अमाउंट मैक्स 25 lakhs 10 into average monthly salary, leave credit into average monthly salary, whichever is lower. Average में 10 months कौन सा लेना है, preceding the date of retirement. Date of retirement. Average salary में salary means basic plus DA in terms plus fixed percentage turnover commission. ग्रेचुटी बेटा मिल रहा है, ये लॉयल्टी बोनस है. अगेन एनीथिंग रिसीव बिफोर रिटायरमेंट इज फुल्ली टैक्सेबल. सो मेरा रिटायरमेंट में 2 महीना बाकी था, मैंने कंपनी को बोला कि सर मेरे को जो आप ग्रेचुटी 2 महीने बाद दोगे वो अभी दे सकते हो क्या, पैसे का जरूरत है, सो दैट विल बी टैक्सेबल. एग्जेम्प्ट होएगा ओनली इफ रिटायरमेंट या डेथ पे ग्रेचुटी मिल रहा है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टैंडर्ड रूल है बेटा, फुल्ली एग्जेम्प्ट. लमसम पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट, लीव सैलरी फुल्ली एग्जेम्प्ट, ग्रेचुटी बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट. नॉन गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है, रीजन ये है कि इन लोगों को अमाउंट अनलिमिटेड मिलता है, सो दैट इज व्हेन यू अप्लाई योर ब्रेन. हमेशा फिक्स है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मैक्सिमम अमाउंट है 20 lakhs. एचआरए एग्जाम कितना था, एक्चुअल अमाउंट, मैक्सिमम वाज 50 और 40% ऑफ सैलरी, फिर फॉर्मूला था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर. लीव सैलरी कितना एग्जाम था, एक्चुअल अमाउंट मैक्स 25 लाख, फिर फॉर्मूला 10 इंटू एवरेज या तो फिर लीव क्रेडिट इंटू एवरेज. बेटा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुटी मिल रहा है रिटायरमेंट के बाद, कवर्ड बाय पोगा है या नॉट कवर्ड बाय पोगा है, एक्चुअल अमाउंट फिक्स है, मैक्सिमम 20 लाख दोनों में फिक्स है. पोगा के केस में 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी लेना है, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स में फ्रैक्शन लेना है. वापस से बोल रहा हूं, लीव सैलरी में क्या किया था, एवरेज लिया था कि दिसंबर में रिटायरमेंट ले रहा है तो दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर जो भी है लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज लो. बट ये वाले पोगा के केस में दिसंबर में रिटायरमेंट लिया तो जो भी दिसंबर का सैलरी है उसका 15/26. जो दिसंबर का सैलरी है, अगस्त में रिटायरमेंट लिया तो अगस्त का 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स में. बेटा हमेशा याद रखना फ्रैक्शन ईयर लेना है अगर पोगा है तो. सर फ्रैक्शन ईयर कैसे लेना है, 14 ईयर्स 6 मंथ्स काम किया तो 14 ईयर्स, 14 ईयर्स 6 मंथ्स 1 डे काम किया तो 15 ईयर्स. सो इन केस ऑफ पोगा फ्रैक्शन ईयर कंसीडर करना है. अगर 6 मंथ से एक्सेस है तो नेक्स्ट ईयर, एग्जैक्ट 6 मंथ से उससे कम है तो प्रीसीडिंग ईयर. इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके. लास्टली बेटा ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज एक्ट के बाहर निकलोगे तो इनकम टैक्स लॉ आ जाएगा. इनकम टैक्स जैसे ही आ गया, एवरेज मंथली सैलरी हो गया, नंबर ऑफ ईयर्स में फ्रैक्शन इग्नोर होएगा. मतलब यही नॉट कवर्ड बाय पोगा होता तो दोनों सिचुएशन में 14 ईयर्स आ जाता, दोनों सिचुएशन में कितना आ जाता, 14 ईयर्स आ जाता. और एवरेज मंथली सैलरी, लीव सैलरी में अगर 15 दिसंबर को रिटायरमेंट लिया तो 15 दिसंबर तक 10 मंथ्स होएगा, तो 15 दिसंबर, उसके पहले 15 नवंबर, उसके पहले ऐसा करके गिनेंगे. बट बेटा नॉट कवर्ड बाय पोगा में जब भी आप एवरेज निकालोगे 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट होएगा. प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट मतलब आपने 15 दिसंबर को रिटायरमेंट लिया तो दिसंबर को भूल जाओ, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर ऐसे काउंट होएगा. 17 दिसंबर को रिटायरमेंट लिया तो लीव सैलरी में 17 दिसंबर ऑनवर्ड्स कैलकुलेट होता है, बैकवर्ड्स. यहां पे पूरा दिसंबर मंथ भूल जाओ, काउंट करना है आपको नवंबर मंथ से. सो फ्रैक्शन ईयर एक तो इग्नोर करना है, प्लस ऑलवेज रिमेंबर 10 मंथ्स के एवरेज के लिए जो मंथ ऑफ रिटायरमेंट है उसको नहीं लेना है, उसके प्रीसीडिंग 10 मंथ्स लेना है. और सैलरी मतलब फिक्स, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस फिक्स परसेंटेज टर्नओवर कमीशन. बट ग्रेचुटी एक्ट में सिर्फ बेसिक और डीए है बस, दैट इज ओनली बेसिक एंड डीए. सो सैलरी basically means basic salary plus salary means salary allowances perquisites, gross salary minus deduction under section 16 and standard deduction max 50,000, entertainment allowances only to government employee, professional tax only paid and paid by the employee. सैलरी में बाव सैलरी पड़ा था, बेसिक
बोनस, एडवांस, अरियर्स, वॉलेंट्री। अलावेंसेस में ही, टीसी उधर, टू सीए, एनी अदर। पोस्ट रिटायरमेंट सैलरी में मैंने 3 चीज पढ़ाई है। वन इज व्हाट? लीव सैलरी, ग्रेचुटी, पेंशन। मैक्सिमम आस्क क्वेश्चन है। रिट्रेंचमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट में कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। प्रोविडेंट फंड में पढ़ाऊंगा, बट नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा।